Hello students, good morning to all of you and let's start the new topic of the physics, okay, that is mechanical properties of solid. ये टॉपिक बहुत सिंपल बहुत इजी टॉपिक है और हर एक एग्जाम में दैट इज मेंस एग्जाम रहने दो, नीट एग्जाम रहने दो या फिर सीईटी एग्जाम में इस पर एटलीस्ट वन क्वेश्चन मतलब वन क्वेश्चन तो हमेशा रहता ही है और बहुत इजी टॉपिक है। इसके क्वेश्चन जो है नीट और जेईई में इसके क्वेश्चन इजीली सॉल्व होते हैं, ठीक है। सो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड इज द नेम ऑफ द टॉपिक एंड इन अदर वर्ड्स इन शॉर्ट द नेम ऑफ द टॉपिक इज इलास्टिसिटी। इसको इलास्टिसिटी भी बोलते हैं, ओके। अभी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड या फिर इलास्टिसिटी ये जो टॉपिक है इसके स्टार्ट में हम फर्स्ट कंसेप्ट दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज द डिफॉर्मेशन, ओके। पहले हम डिफॉर्मेशन स्टडी करेंगे। वी आर गोइंग टू स्टडी द डिफॉर्मेशन। Now, what do you mean by deformation? The deformation is nothing but change in shape or size or both on application of the force. Okay. Whenever to any solid, when force is applied, what happens? Either change in size takes place or change in shape takes place, or sometimes size also changes, shape also changes, and that is called as deformation. Okay. जब किसी भी सॉलिड को हम क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं, तब उसका क्या होता है, कभी कभी साइज चेंज हो जाता है। साइज मतलब क्या है, उसका रेडियस रहने दो, रेडियस चेंज हो सकता है, उसका लेंथ चेंज हो सकता है, उसका सरफेस एरिया चेंज हो सकता है, उसको बोलते हैं साइज। उसका डायमीटर चेंज हो सकता है, उसका हाइट चेंज हो सकता है। तो व्हेन फोर्स इज अप्लाइड क्या होता है, उसका शेप या फिर साइज चेंज होता है, उसका साइज चेंज होता है, समटाइम्स शेप चेंज होता है, ओके। तो उसको बोलते हैं डिफॉर्मेशन। तो डिफॉर्मेशन का डेफिनेशन यहाँ पे लिखता हूँ। डेफिनेशन कैसा आ जाएगा, देखिए, दी चेंज इन शेप और change in shape or size or both, change in shape or size or both on application of deforming force is called as deformation, okay, is called as deformation. Change in shape or size or both on application of deforming force is called as deformation, okay. तो साइज में चेंज मतलब यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, लेंथ आ सकता है या फिर उसका वॉल्यूम भी आ सकता है या फिर उसका रेडियस या फिर डायमीटर भी आ सकता है, उसको साइज बोलते हैं। तो इसमें चेंज हो सकता है फोर्स अप्लाई करने के बाद, या फिर शेप में चेंज भी हो सकता है। शेप चेंज मतलब क्या होता है, यहाँ पे पहले उसका शेप एग्जैक्टली स्पेरिकल हो सकता है, बाद में फोर्स अप्लाई करने के बाद उसका शेप इलिप्टिकल हो सकता है, ओके। तो शेप मतलब क्या होता है, शेप मतलब स्पीयर हो सकता है। सॉलिड का शेप कैसा रहता है, स्पीयर, क्यूब या फिर पिरामिड, ओके। पिरामिड, इस तरह से अनेक शेप रहते हैं एंड जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका शेप चेंज हो जाता है। तो इसको ही हम डिफॉर्मेशन बोलते हैं। वेरी सिंपल टर्म, डिफॉर्मेशन मतलब किसी भी सॉलिड पर फोर्स अप्लाई करने के बाद उसका शेप चेंज हो जाता है या फिर साइज चेंज होता है, कभी कभी दोनों चेंज हो जाता है, उसको हम डिफॉर्मेशन बोलते हैं। क्योंकि देखिए, कोई भी बॉडी रिजिड बॉडी नहीं रहती। यहाँ पे अभी रिजिड बॉडी का भी कंसेप्ट आ सकता है। रिजिड बॉडी मतलब क्या होता है, कितना भी फोर्स अप्लाई करो उसका शेप साइज चेंज नहीं होता, उसको बोलते हैं रिजिड बॉडी, ओके। Definition of rigid body is like this: the body on which when large force is applied, then also its shape or size does not change, or distance between any two particles does not change. That is called as rigid body. अभी परफेक्टली रिजिड बॉडी तो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती है, ओके। परफेक्टली रिजिड बॉडी डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, ओके। कोई भी बॉडी ले लो, उस पर लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करने के बाद उसमें डिफॉर्मेशन होता ही है। सो परफेक्टली रिजिड बॉडी डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर एंड देयरफॉर ये फोर्स अप्लाई करने के बाद किस तरह से डिफॉर्मेशन होता है, ओके। उसके बाद उसके रिलेटेड कौन से प्रॉपर्टीज आते हैं, इस सब का स्टडी हम इस टॉपिक में, दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में करेंगे, ओके।
इसको बोलते हैं डिफॉर्मेशन। तो डिफॉर्मेशन का तो डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज द डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स, ओके। अभी डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है, देखिए, द फोर्स विच प्रोड्यूसेस डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज डिफॉर्मिंग फोर्स। द फोर्स which produces deformation is called as डिफॉर्मिंग फोर्स, ओके। सो जो फोर्स सॉलिड पर अप्लाई करने के बाद सॉलिड का शेप चेंज हो जाता है या फिर साइज चेंज हो जाता है, उस फोर्स को ही क्या क्या बोलते हैं, हम डिफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं। अभी फोर्स अप्लाई करने के बाद हमें समझ में आ गया कि फोर्स अप्लाई करने के बाद बॉडी का शेप एंड या फिर साइज चेंज हो जाने वाला है। अभी डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करने के बाद क्या होने वाला है, उस पर एक प्रॉपर्टी डिपेंडेंट होता है एंड उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। म्हणजे लक्षात घ्या, एखाद्या सॉलिडवर आपण फोर्स अप्लाय केला तर त्या बॉडीमध्ये काय होणार, डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होणार आहे। आणि त्या बॉडीवरचा आता फोर्स रिमूव केल्यावर त्या बॉडीचं काय होणार, ओके। अकॉर्डिंग टू दिस देयर आर सम प्रॉपर्टीज एंड उसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज इलास्टिसिटी, ओके। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द इलास्टिसिटी, ओके। अभी देखिए इलास्टिसिटी क्या है, सॉलिड का प्रॉपर्टी है और इसमें क्या होता है, देखिए, किसी भी सॉलिड पर जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होता है एंड वो डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करने के बाद बॉडी अगर ओरिजिनल शेप एंड साइज में आती है, ओरिजिनल शेप एंड साइज रिगेन करती है, तो उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी, ओके। तो इलास्टिसिटी की डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन कैसे आ जाएगी, इट इज the property of solid, it is the property of solid due to which, okay, definition देखिए, it is the property of solid due to which when it is the property of solid due to which when force is applied on the body, force is applied on body, it gets deformed, it gets deformed and regains original shape and size, regains original shape and size after removal of force, okay, is called as इलास्टिसिटी। समझ में आ रहा है ना। इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी में क्या होता है, फोर्स अप्लाई करने के बाद बॉडी में डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होता है, उसका शेप साइज चेंज होता है, बॉडी गेट्स डिफॉर्म ऑन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो पहले फोर्स लगाने के बाद क्या हो जाएगा, उसमें डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो जाएगा एंड वो डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करने के बाद क्या होता है, बॉडी ओरिजिनल शेप एंड साइज, जो पहला उसका साइज एंड शेप था, वो ओरिजिनल शेप एंड साइज को फिर से रिगेन करती है, उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी, ओके। सो ये सॉलिड की प्रॉपर्टी है, ये सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है, ड्यू टू विच इट कैन रिगेन ओरिजिनल शेप एंड साइज, ओके। सो ये नेक्स्ट पार्ट, इस डेफिनेशन का नेक्स्ट पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इफ द बॉडी कैन रिगेन original shape and size after removal of the deforming force, after removal of deforming force, then the body is said to be having the property of elasticity, okay। इसके बहुत सारे एग्जांपल भी आपने देखे होंगे। बेस्ट एग्जांपल इज अ रबर कॉर्ड। इलास्टिसिटी का बेस्ट एग्जांपल क्या है, रबर कॉर्ड है। तो देखिए, किसी भी रबर कॉर्ड को हमने ले लिया, ओके, एंड उसको स्ट्रेच किया मतलब उसको उस पर फोर्स अप्लाई किया, तो क्या होता है, उसका लेंथ इंक्रीज हो जाता है। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, उसका चेंज इन साइज हो गया। चेंज इन शेप यहाँ पे होता है क्या, चेंज इन शेप नहीं होता है, चेंज इन साइज होता है। क्योंकि देखिए,
पहले ये रबर कॉर्ड था, फॉर एग्जाम्पल, बहुत बड़ा दिखा रहा हूं फॉर अवर कन्वीनियंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो ये सपोज रबर कॉर्ड है, तो अभी क्या करूंगा, इस पर मैं फोर्स लगाऊंगा, स्ट्रेचिंग फोर्स लगाऊंगा। स्ट्रेचिंग फोर्स लगाने के बाद ये इस तरह से स्ट्रेच हो जाएगा, करेक्ट ना। अतः अभी स्ट्रेच करते वक्त आपने अगर ऑब्जर्व किया तो उसमें क्या होता है, लेंथ इंक्रीज हो गया। पहले तो लेंथ इतना ही था, उसके बाद लेंथ बढ़ गया है, लेंथ हैज इंक्रीज्ड बट डायमीटर हैज डिक्रीज्ड। इनिशियली डायमीटर थोड़ा ज्यादा था, अभी डायमीटर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। पहले शेप कैसा था, पहले शेप तो सिलेंडर था, है ना, सिलिंड्रिकल शेप था। बाद में कैसा शेप है, सिलिंड्रिकल ही है ना। तो शेप यहाँ पे चेंज हुआ है क्या, पहले कॉर्ड का शेप सिलिंड्रिकल था, बाद में भी सिलिंड्रिकल है, तो शेप में कुछ नहीं चेंज हुआ है। लेकिन ओरिजिनल लेंथ कम था, बाद में लेंथ बढ़ गया है, या फिर ओरिजिनल डायमीटर ज्यादा था, बाद में डायमीटर थोड़ा सा कम हो गया है। तो फोर्स अप्लाई करने के बाद ये कब होता है, स्ट्रेचिंग फोर्स, दोनों साइड से हम जब उसको स्ट्रेच करते हैं तो इस तरह से चेंज इन लेंथ हो जाएगा। अभी ये फोर्स हमने सपोज अभी निकाल दिया, उसको छोड़ दिया, तो क्या होता है, तो ओरिजिनल शेप एंड साइज को वो रबर कॉर्ड क्या करता है, रिगेन करता है। ओरिजिनल उसका लेंथ आ जाएगा, ओरिजिनल शेप आ जाएगा, ओरिजिनल डायमीटर आ जाएगा। ओके, एंड इन दिस वे वी कैन से दैट दिस रबर कॉर्ड हैज द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी। okay, so elasticity मतलब क्या होता है, when force is applied on the body, body gets deformed, and when deforming force is removed, body can regain, body can come to original shape and size. Okay, so that is called as the property of elasticity. Okay ना, तो इस तरह से इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी है, मतलब क्या है, बॉडी पर फोर्स लगाने के बाद, सिंपल वर्ड में क्या बोलेंगे, बॉडी पर फोर्स लगाने के बाद उसका शेप साइज चेंज होता है, एंड फोर्स रिमूव करने के बाद बॉडी ओरिजिनल शेप एंड साइज को रिगेन करती है, उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। नाउ इलास्टिसिटी ये किसका प्रॉपर्टी है, इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड ओनली। ओके, सॉलिड का ये प्रॉपर्टी क्यों रहता है, देखिए यहाँ पे फोर्स लगाने के बाद उसका शेप चेंज हो जाता है या फिर साइज चेंज हो जाता है। और शेप एंड साइज ये मतलब शेप जो टर्म है वो किसको अप्लाई होती है, उसको मोस्टली सॉलिड को अप्लाई होती है। ओके, एक्चुअली साइज जो है, साइज जो वर्ड है ना, साइज वर्ड जो है ना, वो लिक्विड को भी अप्लाई होता है, गैस को भी अप्लाई होता है। ओके, लेकिन शेप इज द प्रॉपर्टी विच इज सब्जेक्टेड टू सॉलिड्स ओनली। तो इलास्टिसिटी ये प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स रहेगा कि लिक्विड एंड गैसेस का भी इलास्टिसिटी हो सकता है, लेकिन वो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ओनली इलास्टिसिटी हो सकता है, शेप का इलास्टिसिटी उनमें नहीं रहता है। ओके, तो ये ध्यान में रखिए। तो इसमें बता देता हूं, शेप का इलास्टिसिटी सॉलिड का रहता है, एंड वॉल्यूम का इलास्टिसिटी, क्योंकि गैस एंड लिक्विड को क्या होता है, शेप नहीं होता, गैस एंड लिक्विड को क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम का इलास्टिसिटी लिक्विड एंड गैसेस के लिए हो सकता है। अभी वॉल्यूम का इलास्टिसिटी लिक्विड एंड गैसेस के लिए किस तरह से होता है वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। ओके, जब स्ट्रेस का कंसेप्ट आ जाएगा तब हम स्टडी करेंगे। ओके, सो इलास्टिसिटी इज द मोस्टली प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड्स रहेगा। ओके, शेप और वॉल्यूम दोनों का इलास्टिसिटी सॉलिड का रहता है। यहाँ पे लिखता हूं, देखिए। ओके, सॉलिड हैज elasticity of shape as well as volume. Okay, and liquid and gases के लिए भी इलास्टिसिटी हो सकता है, लेकिन वो किसका हो जाएगा, इलास्टिसिटी ऑफ वॉल्यूम ओनली हो जाएगा, इलास्टिसिटी ऑफ वॉल्यूम। ओके, लिक्विड एंड गैसेस के लिए इलास्टिसिटी ऑफ वॉल्यूम होता है ओनली। ओके, इलास्टिसिटी के और कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल, मेटल को इलास्टिसिटी होता है कि नहीं होता है, तो मेटल को भी इलास्टिसिटी होता है। फॉर एग्जांपल, मेटल को इलास्टिसिटी होता है, कैसे प्रूव करेंगे हम। फॉर एग्जांपल, हमने इस तरह से एक मेटल स्ट्रिप लिया, मेटल स्ट्रिप, मेटल की पट्टी। ओके, मेटल स्ट्रिप हमने लिया, सपोज ये एक एंड को फिक्स्ड है, एंड इसको क्या किया, ऊपर से थोड़ा सा मैंने फोर्स लगाया। तो ऊपर से थोड़ा सा फोर्स लगाने के बाद इसका शेप जो है ना वो चेंज हो जाएगा ना। अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे शेप चेंज हो रहा है, पहले तो स्ट्रेट था। ओके, अभी क्या हो जाएगा, ये कर्व हो जाएगा।
ये बेंड हो जाएगा, ये फोर्स लगाने के बाद इस तरह से बेंड हो जाएगा, करेक्ट ना। मेटल स्ट्रिप है, मैंने ज्यादा बेंडिंग नहीं किया है, थोड़ा सा ही फोर्स लगाया है, सो दैट इट कैन गेट्स डिफ्लेक्शन बाय स्मॉल अमाउंट ओनली। अभी इसको, इस फोर्स को मैंने सपोज निकाल दिया तो क्या होता है, मेटल स्ट्रिप कैन कम टू अगेन इट्स ओरिजिनल शेप। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, साइज में चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे शेप में चेंज हो रहा है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अभी फर्स्ट एग्जांपल में क्या हुआ था, ओनली चेंज इन साइज हुआ था, शेप में चेंज नहीं हुआ था। अभी यहाँ पे चेंज इन शेप हो रहा है, साइज में मतलब उसका थिकनेस उतना ही रहेगा लगभग, उसका लेंथ उतना ही रहेगा, लेकिन शेप चेंज हो रहा है। तो डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद कभी कभी क्या होता है, ओनली शेप चेंज हो जाता है, कभी कभी क्या होता है ओनली साइज चेंज हो जाता है, और कभी कभी दोनों चेंज हो जाते हैं। एंड फोर्स रिमूव करने के बाद अगर वो ओरिजिनल शेप को आती है तो उसको बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी। तो मेटल को इलास्टिसिटी होती है, रबर को इलास्टिसिटी होती है, ओके। सो मेटल हैज द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी। अभी लिक्विड एंड गैसेस के लिए भी इलास्टिसिटी हो सकती है, वॉल्यूम की इलास्टिसिटी हो सकती है। अभी वॉल्यूम की इलास्टिसिटी का मतलब क्या है मैं बता देता हूं। सपोज ये एक सिलेंडर है, this is the cylinder, okay, this is one cylinder, and suppose this cylinder is fitted with the frictionless piston। यहाँ पे एक पिस्टन है, इसको बोलते हैं पिस्टन। सो इसको बोलते हैं सिलेंडर एंड पिस्टन अरेंजमेंट, ओके। और इसके अंदर क्या है, गैस है, फॉर एग्जांपल एयर, गैस है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी फ्रिक्शन नहीं है। अभी इस पिस्टन को क्या कर सकते हैं हम, अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। सपोज पिस्टन को मैंने नीचे दबाया तो गैस का वॉल्यूम उतना ही रहेगा या फिर कम हो जाएगा, बताइए। गैस का वॉल्यूम इट विल रिमेन एज इट इज और गोइंग टू डिक्रीज। पिस्टन मतलब आपने इंजेक्शन देखा है ना, इंजेक्शन, इंजेक्शन इस तरह से होता है इंजेक्शन, यहाँ पे उसका ओपनिंग रहता है और पीछे इस तरह से सिलिंड्रिकल, यहाँ पे अंदर सिलिंड्रिकल क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, that object can be pushed in forward direction। तो इसको बोलते हैं पिस्टन, एक्चुअली इसका वर्ड होता है पिस्टन, एंड बाहर वाला होता है उसको बोलते हैं सिलेंडर। तो पिस्टन को क्या कर सकते हैं हम, आगे मूव कर सकते हैं इन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पे पिस्टन को अंदर मूव करने के बाद यहाँ पे जो गैस है वो कॉम्प्रेस हो जाएगा, उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। अभी इस पिस्टन को छोड़ दिया सपोज, तो क्या हो जाएगा, if piston is released again what will happen, it will regain its original volume ना, वो फिर से ओरिजिनल वॉल्यूम को आ जाएगा, ओके। तो इस तरह से इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ वॉल्यूम। तो इलास्टिसिटी ऑफ वॉल्यूम गैसेस को रहता है, लिक्विड को भी इलास्टिसिटी ऑफ वॉल्यूम रहता है, लेकिन सॉलिड को शेप का भी इलास्टिसिटी रहेगा, वॉल्यूम का भी इलास्टिसिटी रहेगा, दोनों का इलास्टिसिटी रहेगा। क्योंकि यहाँ पे अभी सॉलिड को इलास्टिसिटी ऑफ वॉल्यूम कैसे रहता है, फॉर एग्जांपल ये रबर पढ़ लीजिए, हमने इसको स्ट्रेच किया तो क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम में चेंज, और छोड़ दिया तो क्या होता है, उसका ओरिजिनल वॉल्यूम एज इट इज मिल जाता है, ओके। तो सॉलिड को इलास्टिसिटी ऑफ शेप भी होता है, वॉल्यूम भी होता है, एंड लिक्विड एंड गैसेस को तो शेप नहीं रहता है ना, शेप तो नहीं रहेगा उनको, तो इलास्टिसिटी ऑफ शेप उनको नहीं रहेगा, लेकिन इलास्टिसिटी ऑफ वॉल्यूम उनको रह सकता है, ओके। सो रिमेंबर दिस थिंग। next term that we are going to study now is the elastic body, elastic body, elastic body। तो इलास्टिक बॉडी का अभी डेफिनेशन देखिए क्या है डेफिनेशन। द बॉडी विच हैज द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी इज कॉल्ड एज इलास्टिक बॉडी। द बॉडी which has the body which has property of elasticity is called as इलास्टिक बॉडी, ओके। मतलब जो बॉडी, ओके, कोई भी बॉडी रहने दो, जिस बॉडी का क्या होता है, फोर्स अप्लाई करने के बाद डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होता है। हर बार ये शेप साइज चेंज ऐसा हम नहीं सोचेंगे, अभी क्या प्रॉपर वर्ड क्या यूज करेंगे, डिफॉर्मेशन।
तब फोर्स अप्लाई करने के बाद बॉडी में डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होता है, एंड फोर्स रिमूव करने के बाद क्या होता है, बॉडी ओरिजिनल शेप एंड साइज रिगेन करती है। उस बॉडी को बोलते हैं इलास्टिक बॉडी। द बॉडी विच हैज द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी इज कॉल्ड एज इलास्टिक बॉडी। एग्जांपल्स ऑफ इलास्टिक बॉडी आर रबर, कॉर्ड या फिर रबर, otherwise all metals, rubber, cord, metals. Okay, after that cords, QUARTZ, cords. Okay, these are examples of the elastic bodies. Okay, अब अभी इसमें एक MCQ पूछा जा सकता है, which of the following is the best example of the elastic body? Okay, बेस्ट अवेलेबल एग्जांपल ऑफ द परफेक्टली इलास्टिक बॉडी कौन सा रहेगा? अभी क्वेश्चन देखिए, एमसीक्यू, इस पर एक एमसीक्यू आता है। ओके, which of following, यहाँ पे ऑप्शन देता हूं, देखिए, which of following is best example of perfectly elastic body? perfectly इलास्टिक बॉडी, तो इसमें फर्स्ट है फॉर एग्जांपल रबर, दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड मेटल्स, थर्ड कॉर्ड्स, ओके, थर्ड इज द कॉर्ड्स, एंड फोर्थ is the none of this. Okay, fourth option is none of these. Okay, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ने एक आंसर थिंक किया है। ओके, सो करेक्ट आंसर इज कॉर्ड्स। ओके, तो इसीलिए आपको ठीक से स्टडी करना पड़ेगा। What is the best available example of perfectly elastic body? अभी इलास्टिक बॉडी और परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस देखिए। इलास्टिक बॉडी मतलब ओरिजिनल शेप एंड साइज रिगेन करती है, और परफेक्टली इलास्टिक बॉडी मतलब क्या है? कंप्लीटली ओरिजिनल शेप एंड साइज रिगेन करती है, कंप्लीटली, मतलब उसमें कोई भी थोड़ा सा भी चेंज नहीं रहता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज ये एक सॉलिड है, ओके, एक रॉड है सपोज, तो इसका ओरिजिनल लेंथ सपोज कितना है? 10 सेंटीमीटर है। ओरिजिनल लेंथ कितना है? 10 सेंटीमीटर है। एंड इसको मैंने स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करने के बाद इस तरह से स्ट्रेच किया है, स्ट्रेच करने के बाद सपोज ये 12 सेंटीमीटर हो गया। ओके, आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेचिंग फोर्स सपोज ये 12 सेंटीमीटर हो गया। अभी ये फोर्स मैंने रिमूव किया, और फोर्स रिमूव करने के बाद एग्जैक्टली अगर वो 10 सेंटीमीटर होता है, ओके, एग्जैक्टली अगर 10 सेंटीमीटर होता है ना, परफेक्टली 12 का 10 सेंटीमीटर होता है, तो इसको बोलेंगे हम परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। अभी मेटल्स परफेक्टली इलास्टिक बॉडी है क्या? परफेक्टली इलास्टिक बॉडी नहीं है मेटल्स। क्यों? हमने एक मेटल का स्ट्रिप लिया, सपोज मेटल का स्ट्रिप, उसको थोड़ा बेंड किया और छोड़ दिया, तो फिर से वो क्या होता है? डाउनवर्ड फोर्स लगाने के बाद नीचे जाता है, फोर्स रिमूव करने के बाद वो फिर से ऊपर आता है। लेकिन 100% ऊपर आता है क्या? थोड़ा सा उसमें बेंड रहता है, आपको पता होगा, थोड़ा सा, कंप्लीट बेंड नहीं रहेगा एज इट इज, थोड़ा सा तो बेंड रहेगा। ठीक है, तो मेटल्स क्या है? परफेक्टली इलास्टिक बॉडी है, क्योंकि वो थोड़ा डायमेंशन, अगर कोई बॉडी डायमेंशन रिगेन करता है ना, तो इसको इलास्टिक बॉडी बोलते हैं। लेकिन परफेक्टली इलास्टिक बॉडी कब बोलते हैं? कंप्लीट रिगेन करता है, कंप्लीट, थोड़ा सा भी उसमें चेंज नहीं बचेगा, उसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। तो कॉर्ड्स इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। अब ये कॉर्ड्स क्या होता है? कॉर्ड्स एक ऐसा मटेरियल है, इट इज लाइक अ ग्लास, ओके, लेकिन ग्लास नहीं है वो, ओके, इट इज लाइक अ ग्लास। कॉर्ड्स एक मटेरियल है कि जिस पर हमने फोर्स अप्लाई करने के बाद, फोर्स अप्लाई करने, सपोज दोनों तरफ से फोर्स अप्लाई किया, स्ट्रेचिंग फोर्स या फिर
इलोंगेटिंग फोर्स, कॉम्प्रेसिंग फोर्स, स्ट्रेचिंग फोर्स या फिर कॉम्प्रेसिंग फोर्स लगाया तो उसका लेंथ चेंज हो जाता है और फोर्स रिमूव करने के बाद वो ओरिजिनल शेप को, कंप्लीट ओरिजिनल शेप रिगेन करता है, रबर से भी ज्यादा वो रिगेन करता है। तो उसको क्वार्ट्ज बोलते हैं। क्वार्ट्ज कहाँ पे यूज करते हैं पता है क्या? आपके जो घर में वॉचेस रहते हैं ना, वॉचेस में अंदर वो जो ऑसिलेशंस है वो प्रोड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, वहां पे क्वार्ट्ज का यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस में मोस्टली। क्योंकि क्वार्ट्ज एक ऐसा मटेरियल है कि जिसका प्रॉपर्टी क्या है, देखिए यहाँ पे हम फोर्स अप्लाई करने के बाद इससे इलेक्ट्रिसिटी बाहर निकलता है। फोर्स अप्लाई करने के बाद मतलब कंप्रेस करने के बाद उसमें से क्या निकलता है, चार्ज बाहर निकलता है, इलेक्ट्रिसिटी बाहर निकलता है। उसी तरह से हमने उसको सपोज एसी करंट अप्लाई किया, अल्टरनेटिंग करंट अप्लाई किया तो वो कंटिन्यूअसली वाइब्रेट होता रहता है, कंटिन्यूअसली वाइब्रेट होता रहता है इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करने के बाद। ओके, मतलब स्मॉल वोल्ट का हमने वहां पे अल्टरनेटिंग करंट, ओके, इलेक्ट्रिसिटी उसको अप्लाई किया तो कंटिन्यूअसली क्या होता है, उसमें वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होता है एंड वो वाइब्रेशन हम वॉच में यूज करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा अनेक बार कि वॉच के ऊपर क्वार्ट्ज ऐसा वर्ड लिखा जाता है, पता है ना, वहां पे रिटर्न होता है क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज मतलब क्वार्ट्ज के वजह से ही वहां पे हमारा वॉच स्टार्ट होता है, उसमें ऑसिलेशंस क्रिएट होते हैं। So quartz is the best available example of perfectly elastic body. इसमें और एक एमसीक्यू अभी मैं आपको पूछता हूं, ओके? और एक एमसीक्यू क्या है, देखिए एमसीक्यू या फिर एक क्वेश्चन ही पूछूंगा, ओके? इन केस ऑफ रबर एंड मेटल, which one is more elastic? रबर और मेटल में इलास्टिक कौन ज्यादा है, रबर या फिर मेटल? ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आपको लिसन करने के बाद बहुत सरप्राइज आप हो जाओगे। रबर एंड मेटल में मेटल इज मोर इलास्टिक देन रबर, मेटल इज मोर इलास्टिक देन रबर होता है, ओके? अभी मेटल रबर से ज्यादा इलास्टिक कैसे है, इसका एक्सप्लेनेशन स्ट्रेस का पार्ट होने के बाद आपको मैं समझाऊंगा, ओके? मतलब इसके लिए आपको मेटल कैसे ज्यादा रबर से इलास्टिक है, इसके लिए आपको स्ट्रेस का पार्ट, उसका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का पार्ट पहले स्टडी करना पड़ेगा। अभी तो इतना ही ध्यान में रखिए, बाद में इसका एक्सप्लेनेशन मैं दे दूंगा, वो पार्ट होने के बाद ही एक्सप्लेन कर सकता हूँ, इसीलिए ओके? तो मेटल इज मोर इलास्टिक देन रबर, रिमेंबर दिस टू थिंग्स। मतलब समझ में आ रहा है ना? तो हमें लगता कुछ और है लेकिन आंसर कुछ और ही होता है, ओके? तो पहले तो बेस्ट एग्जांपल ऑफ परफेक्टली इलास्टिक बॉडी क्या है, क्वार्ट्ज एग्जांपल है, ये आपने शायद सोचा भी नहीं होगा। और ये तो आपको लिसन करके ये सरप्राइज हो गए होंगे कि रबर कम इलास्टिक होता है और मेटल ज्यादा इलास्टिक होता है, बट एक्चुअली इट इज ट्रू, मेटल इज मोर इलास्टिक देन द रबर। एमसीक्यू में अगर ये पूछा जाए तो करेक्ट आंसर इज मेटल ओनली। अभी मेटल परफेक्टली इलास्टिक बॉडी है क्या? मेटल परफेक्टली इलास्टिक बॉडी नहीं है, लेकिन अप टू सर्टन लिमिट वो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी जैसे बिहेव कर सकता है, अप टू सर्टन लिमिट। अभी सर्टन लिमिट का मीनिंग क्या है? सपोज एक मेटल स्ट्रिप है, पहले स्ट्रेट है और इसको वन एंड को क्या किया है, फिक्स किया है। सपोज मैंने इसको 1 mm नीचे पुश किया, 1 mm नीचे, 1 mm इट इज वेरी स्मॉल अमाउंट ना, यहाँ पे बड़ा दिख रहा है लेकिन एक्चुअली 1 mm इज ए वेरी स्मॉल अमाउंट, और छोड़ दिया तो क्या होता है, इट कैन कंप्लीटली रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप। सपोज मैंने अभी क्या किया, उसको सपोज 20 mm मतलब 2 सेंटीमीटर नीचे बेंड किया और फिर छोड़ दिया, तो क्या होता है, वो कंप्लीटली रिगेन नहीं करता, वो थोड़ा सा अभी क्या रहेगा, उसमें बेंड रहेगा इस तरह से, कंप्लीट शेप रिगेन नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या है, 1 mm बेंड किया छोड़ दिया रिगेन करता है, 2 mm बेंड किया
छोड़ दिया, रिगेन करता है। ऐसे अगर 3 mm तक होता है, ऐसे 3 mm तक होता है तो क्या बोलेंगे, अप टू 3 mm इट इज अ परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, एंड 3 mm के बाद वो पार्शियली इलास्टिक बॉडी रहेगा, कंप्लीटली इलास्टिक बॉडी नहीं रहेगा। इस तरह से इलास्टिसिटी का कंसेप्ट है। ओके, सपोज अभी इसमें परसेंटेज भी हम निकाल सकते हैं। सपोज मैंने क्या किया, इस मेटेलिक स्ट्रिप को 20 mm से बेंड किया और छोड़ दिया, मतलब ये इस तरह से इतना बेंड हो जाएगा नीचे, ठीक है ना। और छोड़ देने के बाद वो कंप्लीट वैसा ही नहीं रहता है, नहीं तो वो इलास्टिक बॉडी हम बोलेंगे ही नहीं। छोड़ने के बाद सपोज ऐसा इधर तक आ गया वापस, और उसमें सपोज 5 mm अभी फिर से बचा है, 5 mm इज रिमेनिंग, तो इसका इलास्टिसिटी कितना है बोलेंगे हम, 20 mm में से 15 mm उसने रिगेन किया ना, 5 mm इज ओनली रिमेनिंग, तो 20 mm में से कितना रिगेन किया उसने, 15 mm रिगेन किया, तो 15/20 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा, 75% उसको 75। इलास्टिक बोलेंगे हम। ओके, 75% इलास्टिक, और इलास्टिक का अपोजिट वर्ड रहता है दैट इज प्लास्टिक, तो 25% उसको प्लास्टिक बोलेंगे। अभी प्लास्टिसिटी का मतलब क्या है इसके आगे हम स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो इस तरह से एक्चुअली इलास्टिसिटी का मीनिंग है। कोई भी बॉडी परफेक्टली इलास्टिक नहीं रहती, परफेक्टली 100%। रबर कॉर्ड भी देखिए, थोड़ा सा आपने स्ट्रेच किया और छोड़ दिया तो वो रिगेन करता है, लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रेच किया और छोड़ दिया, वो कंप्लीट ओरिजिनल लेंथ में आता है क्या, नहीं आता है ना, नहीं होता है उसको। तो रबर भी परफेक्टली इलास्टिक बॉडी नहीं है, लेकिन क्वार्ट्ज में थोड़ा उससे भी ज्यादा इलास्टिसिटी होता है क्वार्ट्ज में। Okay, so therefore I have written that MCQ, that is रबर, मेटल और क्वार्ट्ज में बेस्ट एग्जांपल ऑफ इलास्टिक बॉडी क्या है, तो उसमें क्वार्ट्ज ये एग्जांपल आता है। ओके, सर Yes, कॉर्ड sir. कशापासून बनते? क्वार्ट्ज इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल. ओके, quartz is a different type of material. I will like to tell you the name of that material, just a minute. इसका मटेरियल रहता है सिलिकॉन ऑक्सीजन टेट्राहेड्रा। ओके, मतलब एक ग्लास जैसा ही मटेरियल रहता है, आपको पता होगा सिलिका है, सिलिका से ही ग्लास बनता है, करेक्ट है ना। तो इट इज लाइक अ ग्लास ओनली, बट इट इज डिफरेंट फ्रॉम द ग्लास ओनली। ओके, सो SiO4 इसका मतलब क्वार्ट्ज का जो केमिकल फॉर्मूला है वो है SiO2। जो ग्लास का भी यही रहता है ना, वही क्वार्ट्ज का भी है। ओके, इट इज नॉट SiO2, इट इज SiO4 है, SiO4। ओके, क्वार्ट्ज का SiO4 ये इसका केमिकल फॉर्मूला है।